नमस्कार दोस्तों। 8 अप्रैल 1929 की वो दोपहर जब दिल्ली की सेंट्रल असेंबली धुएं के गुबार में खो गई थी। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। जॉन साइमन अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे भारत के भाग्य का फैसला कर रहे थे। तभी ऊपर की गैलरी से एक नहीं दो भीषण धमाके हुए। पूरी असेंबली चीख पुकार और गाढ़े सफेद धुएं के गुबार में गुम हो गई। जब धुआं चटा तो वहां दो नौजवान खड़े थे। एक चेहरा जिसे आज पूरी दुनिया शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम से जानती है, लेकिन ठीक उनके बगल में एक हाथ इनकलाबी पर्चे लिए चट्टान की तरह खड़ा वो दूसरा साया कौन था, जिसने खुद अपनी गिरफ्तारी दी, जिसने काले पानी का नर्क झेला, लेकिन आजाद भारत की फाइलों ने उसे गुमनाम पन्ने में तब्दील कर दिया। दीप्ति इनसाइट की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में आज हम उस भूल गए नायक की बात करेंगे जिसे आजाद भारत के सिस्टम ने घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया। आज इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में हम वो कड़वा सच उजागर करेंगे जिसे सुनकर आप अपनी व्यवस्था पर सवाल उठाने लगेंगे। कमेंट में अभी लिखें, क्या आपने कभी बटुकेश्वर दत्त की वीरता का कोई किस्सा अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा है? अगर नहीं तो क्यों? आज इस रात से पर्दा उठेगा। 18 नवंबर 1910 बंगाल के वर्धमान जिले के ओवारी गांव में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया बटुकेश्वर दत्त, लेकिन उनकी नियति बंगाल की हरियाली में नहीं बल्कि कानपुर की उन तंग गलियों में छिपी थी जहां फैक्ट्री का धुआं और गुलामी की घुटन एक साथ बहती थी। 1924 का वो साल था जब कानपुर के एक गुप्त ठिकाने पर उनकी मुलाकात एक तेजस्वी युवक से हुई जिनका नाम था भगत सिंह। इन दोनों के बीच एक दोस्ती नहीं बल्कि एक खूनी समझौता हुआ था भारत की आजादी का। इतिहासकार कुलदीप नैयर की रिसर्च और HSRA की गुप्त फाइलों के अनुसार बटुकेश्वर दत्त संगठन के चीफ बम स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने बम बनाने की बारीक कला कोलकाता में सीखी थी। बटुकेश्वर दत्त ही वो शख्स थे जिन्होंने झांसी के जंगलों में छुपकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को धमाकों की तीव्रता मापना सिखाया था। वे जानते थे पोटेशियम क्लोरेट और प्रिकिक एसिड का कितना मिश्रण एक बहरी सरकार के कान खोल सकता है बिना किसी की जान लिए। यह एक वैज्ञानिक और क्रांतिकारी का वो संगम था जिसे ब्रिटिश इंटेलिजेंस कभी नहीं समझ पाया। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि धमाका हुआ और गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस धमाके के पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। 1929 में जब ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाकर मजदूरों की आवाज को दबाना चाहती थी, तब HSRA की सेंट्रल काउंसिल ने एक आत्मघाती फैसला लिया। शुरुआत में काउंसिल भगत सिंह को नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि वे संगठन के सबसे बड़े दिमाग थे। बटुकेश्वर दत्त ने उस मीटिंग में खड़े होकर कहा था, अगर बलिदान ही देना है तो मैं अकेला ही काफी हूँ। लेकिन भगत सिंह जानते थे कि इस मिशन के लिए दत्त जैसा ठंडा दिमाग और तकनीकी सटीकता वाला साथी ही चाहिए। 8 अप्रैल को जब दत्त ने पहला बम फेंका तो उनकी नजरें गैलरी की उन खाली बेंचों पर थीं जहां किसी को चोट न पहुंचे। यह धमाका ब्रिटिश हुकूमत के अहंकार पर था। गिरफ्तारी के वक्त उनके पास पिस्तौल थी। वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन बटुकेश्वर दत्त ने अपनी पिस्तौल मेज पर रख दी और तेज से चिल्लाए, इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्री एक लीगल थ्रिलर का मोड़ लेती है। दिल्ली की अदालत में जब ट्रायल शुरू हुआ तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने वकीलों की मदद लेने से मना कर दिया। वे खुद अपनी पैरवी कर रहे थे। बटुकेश्वर दत्त का कोर्ट में दिया गया बयान आज भी नेशनल आर्काइव्स में धूल फेंक रहा है। उन्होंने कहा था, हमने बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि सोए हुए हिंदुस्तान को जगाने के लिए फेंका है। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड में फांसी दे दी गई, पर बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद क्यों मिली? ब्रिटिश क्राउन की गोपनीय फाइलों से पता चलता है कि वे दत्त को शहीद बनाकर एक और भगत सिंह नहीं पैदा करना चाहते थे। उन्होंने एक क्रूर कूटनीति अपनाई। उन्होंने तय किया कि दत्त को फांसी देकर अमर नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें काला पानी के नर्क में खुद खुद कर खत्म कर दिया जाएगा। यह एक नायक को मानसिक और शारीरिक तौर पर मिटाने की साजिश थी। अंडमान की सेल्युलर जेल, जिसे भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है, यहाँ कैदी नंबर 127 के रूप में बटुकेश्वर दत्त के साथ जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला है। जेलर डेविड बेरी की डायरी यह गवाह है कि दत्त को कोल्हू में बैल की जगह जोता गया था। उनसे हर दिन 30 पाउंड नारियल का तेल निकलवाया जाता था। यदि तेल की मात्रा कम होती तो उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। जब उन्होंने जेल की अमानवीय स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें रबड़ के पाइप से जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई।
जिससे दूध उनके फेफड़ों में चला गया और उन्हें उम्र भर के लिए टीबी की बीमारी मिल गई। काला पानी में रहने के दौरान उन्होंने 45 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी। उनकी हड्डियां दिखने लगी थी, शरीर कंकाल बन चुका था, लेकिन ब्रिटिश रिकॉर्ड कहते हैं कि कैदी नंबर 127 ने कभी भी दया की भीख नहीं मांगी। 1937 में जब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अंग्रेजों को लगा कि वे जेल में ही मर जाएंगे, तब उन्हें मुख्य भूमि पर लाया गया। लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। उन्हें बिहार के पटना में नजरबंद कर दिया गया था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ, जहां बड़े बड़े नेता भाषण दे रहे थे, वहीं बीमार और कमजोर बटुकेश्वर दत्त गुप्त रूप से युवाओं को बम बनाने की छापामार युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और पटना की बांकीपुर जेल में डाल दिया गया। इतिहासकार भगवान दास लिखते हैं कि दत्त ने एक बार भी अपनी पुरानी काला पानी की सजा का हवाला देकर रिहाई नहीं मांगी। वे आजादी के उस अंतिम संघर्ष में एक अदृश्य सेनापति की तरह लड़ रहे थे। 1945 में जब वे अंतिम बार रिहा हुए तो उनके पास न घर था, न पैसा और न ही एक अच्छा स्वास्थ्य। सिर्फ उम्मीद थी आजाद भारत की। 15 अगस्त 1947 लाल किले से आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के लिए अंधेरे की शुरुआत हुई थी। आज भारत की नई सरकार ने उन लोगों को पेंशन और पद दिए जो जेलों में सिर्फ कुछ महीने आराम से रहे थे, लेकिन बटुकेश्वर दत्त जैसे असली क्रांतिकारी को हाशिए पर ढकेल दिया गया। अपना और अपनी पत्नी अंजलि दत्त का पेट पालने के लिए इस महानायक को पटना की सड़कों पर दर दर भटकना पड़ा। उन्होंने एक बिस्कुट की फैक्ट्री शुरू की, लेकिन बिना सरकारी मदद के वो कर्ज में डूब गई। उसके बाद जिस हाथ से कभी आजादी की मसाल थामी थी, अब वो हाथ घर घर जाकर सिगरेट की मार्केटिंग करने लगे। वे सिगरेट कंपनी के एजेंट बन गए थे। 1950 के दशक की एक सच्ची घटना जो हर देशभक्त का खून खौला देती है। बटुकेश्वर दत्त की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके घर में 2 वक्त के खाने के लिए भी लाले पड़ गए। क्या एक राष्ट्र की कृतज्ञता का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं था? मजबूरी में उन्होंने पटना में एक बस कंडक्टर की नौकरी के लिए आवेदन किया। जब वे इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो वहाँ एक घमंडी जिला मजिस्ट्रेट ने उनसे वह सवाल पूछा जो किसी भी जहर से ज्यादा कड़वा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या सबूत है कि आप वही बटुकेश्वर दत्त हैं जिसने भगत सिंह के साथ बम फेंका था? क्या आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेट है? जिस आदमी की पहचान खुद आजादी की गूंज थी, उससे एक सरकारी बाबू कागज मांग रहा था। यह अपमान इतना गहरा था कि दत्त कई दिनों तक सो न सके। जब यह बात अखबारों में छपी और जनता का गुस्सा फूटा, तब जाकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हस्तक्षेप पर उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, लेकिन तब तक उनका मन पूरी तरह से टूट चुका था। 1964 में उन्हें कैंसर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में एक साधारण वार्ड में बिस्तर पर पड़े थे। उनके पास ढंग के इलाज के पैसे नहीं थे। जब उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तब पंजाब के मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे और उनकी अंतिम इच्छा पूछी। बटुकेश्वर दत्त ने कांपते हुए हाथों से मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाश को मेरे दोस्त भगत सिंह की समाधि के बगल में ही जलाना। मैं जीते जी उनके साथ नहीं रह पाया, मरकर तो उनके पास रह सकूं। 20 जुलाई 1965 की रात ये जलता हुआ अंगारा बुझ गया। हुसैनी वाले बॉर्डर पर, जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि है, वहीं बटुकेश्वर दत्त को अंतिम जगह मिली। दीप्ति इनसाइट्स की डॉक्यूमेंट्री का समापन हम इस सवाल के साथ करते हैं, क्या हम वाकई उस आजादी के हकदार हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी के 15 साल काल कोठरी में बिता दिए? आज इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों की आंखें खोलिए जो इतिहास को भूल चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।